Hello, hello everyone, good morning. Today, as we all know that we are going to start civics 10th class chapter 1, that is sharing of powers. As you people already know, sharing of power या power sharing, इसको हम हिंदी में सत्ता की साझेदारी के नाम से भी जानते हैं, सत्ता की साझेदारी. In this lesson, we will study how the powers are shared, why it is necessary to share the powers, क्यों जरूरी है सत्ता का बंटवारा करना, सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है, अलग अलग देशों में किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया गया है. सो वी विल हैव 2 केस स्टडीज हियर. इसके लिए हम यहाँ 2 केस स्टडीज के बारे में भी पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका. 2 कंट्रीज की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों देशों में किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया गया था. दीज आर द केस स्टडीज रिलेटेड टू दिस लेसन. So first of all, we will take up Belgium. As we all know, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. Belgium जो था वो इतना छोटा देश था, just like your state हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा के बराबर था in terms of area. But its borders shared with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. और इसके जो border था, ये जो था किन किन देशों को टच करता था? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इन चारों देशों से इसकी बाउंड्री या इसकी जो इसकी दिशाएं हैं वो टच करती थी. इसकी पॉपुलेशन भी लेस देन 1 करोड़ थी. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बट इसका जो ढांचा था देश का, जातीय बनावट जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी. कैसे कॉम्प्लिकेटेड थी? वी विल सी. बिकॉज हियर 59% lives in the Flemish region. Flemish region, please keep it underline this. Flemish region, एक फ्लैमिश रीजन था, इलाका था जिसको फ्लैमिश बोलते थे बेल्जियम के अंदर. वहां पे 59% लोग ऐसे थे हु स्पीक डच. वो कौन सी भाषा बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे. Another 40% people live in Wallonia. दूसरा इसका इलाका था बालोनिया. वहां पे 40% लोग रहते थे, बट दे स्पीक फ्रेंच. वो क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. वाइल 1% पीपल, और जो 1% लोग बचे वो बेल्जियंस थे, बेल्जियंस कहलाते थे, और वो लैंग्वेज बोलते थे जर्मन. तो इस तरीके से हमने इसके जो जातीय बनावट पे जो फोकस किया, तो हमने क्या देखा कि 50% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते थे जो डच बोलते थे, 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते थे जो फ्रेंच बोलते थे, और ओनली 1% पीपल ऐसे थे जो सिर्फ जर्मन बोलते थे. बट अगर हम इसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में बात करें, जैसे कि हर देश की कैपिटल होती है, जस्ट लाइक इंडिया की जो कैपिटल न्यू दिल्ली है, इसी तरीके से बेल्जियम की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, वाइल 20% लोग डच बोलते थे, जबकि 20% लोग ही डच बोलते थे. तो हमने देखा ओवरऑल के कैपिटल सिटी के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं, वाइल डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं. तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. और जितने भी देश के फैसिलिटीज मिली हुई थी, जो सरकार की साइड से जो उनको जो वेलफेयर स्कीम्स थी देश की, वो सारी जो वो सब किसको मिली हुई थी? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिली हुई थी. तो पूरे हमने देखा 2 रीजन के अंदर डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, बट सिर्फ कैपिटल सिटी में जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है. बट स्टिल हमने देखा कि जो ज्यादा वेल ऑफ हैं, जो ज्यादा अमीर हैं, हर टर्म्स में एजुकेशन में आगे हैं, जॉब्स में आगे हैं, एम्प्लॉयमेंट में आगे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अच्छा है उन लोगों को, वो कौन लोग थे? वो थे फ्रेंच स्पीकिंग। तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग कंपैरेटिवली हर तरीके से वेल ऑफ थे, पावरफुल थे। और जो डच स्पीकिंग लोग थे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, who got the benefit of economic development and education much later। और इनको जो था, इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा बाद में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने लिए इसके लिए आवाज उठाई थी। हालांकि उनको पहले नहीं दिया गया था, उनको बाद में दिया गया था। उनकी आवाज उठाने के बाद में जब उन्होंने डिमांड्स की कि उन्हें भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, उन्हें भी हर चीज में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। सो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे इनइक्वालिटी शो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और यू में से लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली जो लोग बेनिफिटेड होते हैं वो तो शांत रहते हैं, दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और जिन लोगों को नुकसान होता है या जिन लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है वो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। सेम इज हियर, यहाँ पे भी बेल्जियम में भी लोगों ने क्या किया, जो डच स्पीकिंग थे उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, बिकॉज दे आर डेप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशनल फैसिलिटीज, अदर वेलफेयर स्कीम्स। जितने भी देश के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन था, चाहे वो शिक्षा में लीजिए, गवर्नमेंट में लीजिए, चाहे वो आपके जितनी भी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो लीजिए, वो सारी चीजों से उन्हें वंचित रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई और बाद में उनकी आवाज उठाने के बाद में उन्हें बहुत बाद में ये सारी चीजें दी गई थी। तो जब इन्होंने आवाज उठाई तो ऑब्वियसली जब आवाज उठाती है कोई भी कम्युनिटी तो वहां पे टेंशन क्रिएट होती है बिटवीन द कम्युनिटी एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो वहां एक टेंशन क्रिएट हुई। 1950 से लेकर 1960 तक फ्रेंच कम्युनिटीज और डच कम्युनिटीज के बीच में टसल या यू में से टेंशन जो थी चलती रही। दोनों में आपस में जो थी भेदभाव की वजह से जो थी दोनों के बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। और फाइनली जो था वो हमने क्या देखा कि फाइनली जो बेल्जियम था उसे अपना ये सारा डिसीजन चेंज करना पड़ा था और उन्हें भी बराबर तरीके से सत्ता में साझेदारी दी गई जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को दी गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बेल्जियम के। वहां पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ भाषा को लेकर बंटवारा हुआ था सत्ता का और भाषा के आधार पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन था सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सभी के अंदर जो था वो भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा था। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को ज्यादा दिया गया था एज कम्पेरेटली डच स्पीकिंग लोगों को। तो दिस इज ऑल अबाउट बेल्जियम। यहाँ आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा कि बेल्जियम का जातीय बनावट कैसी थी। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, आई मीन नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका एज वी ऑल नो इज एन आइलैंड कंट्री, एक जो द्वीपीय देश है, जस्ट लाइक साउथ के बिल्कुल जस्ट नीचे, भारत के जो साउथ का पार्ट है उसके जस्ट नीचे आपने देखा श्रीलंका जो था, दैट इज सराउंडेड बाय सी वाटर। और ये एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ही छोटा देश है, तमिलनाडु से बिल्कुल टच में है और ये भी एक स्मॉल कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन भी जस्ट लाइक 2 करोड़ पीपल रहते हैं, जस्ट लाइक हरियाणा। इसके अलावा श्रीलंका जो था, बट श्रीलंका के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज्यादा धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर यहाँ सत्ता का बंटवारा किया गया था। तो सबसे पहले तो हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, बिकॉज जैसे कि आपका जो इंडिया था दैट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सेम श्रीलंका वाज आल्सो रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। We got independence in 1947. Similarly, Sri Lanka has got independence in 1948. तो जैसे हमारे देश में 1947 के बाद अंग्रेज चले गए और हमने अपना देश का एस्टैब्लिश की, गवर्नमेंट बनाई, हमने अपने देश का संविधान लिखा और हमने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव कराए और हमारे देश में फिर लोकतांत्रिक शासन शुरू हो गया। सिमिलरली श्रीलंका के अंदर भी जब 1948 में अंग्रेजों से
छुटकारा मिला, अंग्रेज वहां से चले गए, देश आजाद हो गया, तो वहां के गवर्नमेंट ने भी चुनाव कराए और वहां के लोगों ने चुनाव किए, वो भी एक लोकतांत्रिक देश बना। लेकिन हमारे और वहां में एक डिफरेंस ये रहा, हमारे देश में सभी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज गिवन राइट टू इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरी वे, चाहे वो राइट टू वोट हो, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो, कोई भी चीज हो, चाहे हम चुनाव लड़े या मत दें, वोट दें, हम सभी को हमारे देश के अंदर कोई भी जाति, पात, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ था, सभी को शुरू से ही सारे अधिकार प्राप्त थे। बट अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो हमने देखा कि वहां पे जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, फ्रेम की गई थी 1948 में आफ्टर द इलेक्शन, तो वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी को देखकर की गई थी। अब हमको ये समझना है कि मेजोरिटी में कौन था वहां और माइनॉरिटी में कौन था। सो लेट्स सी दिस चिल्ड्रन। पूरे देश के अंदर जो मेजोरिटेरियन ग्रुप था वो सिन्हालाज थे। सिन्हालाज 74% लोग थे सिन्हालाज। बाकी रेस्ट जो तमिल स्पीकर्स थे वो 18% थे। और तमिल के अंदर भी 2 कैटेगरीज थी, आई मीन 2 ग्रुप थे। एक तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो वहीं के मूलवासी लोग थे वो तमिल थे, और दूसरे तमिल वो थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहां गए थे, इंडियंस थे बेसिकली, but they have given the citizenship of Sri Lanka later on, that is why they are known as the Sri Lankan Tamils। ये कितने थे? ये आपके 13% थे। तो अब हमको ये समझना है कि टोटल परसेंट कितने थे। 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे, तमिल 18% थे। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं तमिल्स की। जो 13% तमिल्स थे वो प्रॉपर तमिल के ही लोग थे, जो शुरू से ही वहां के निवासी रहे थे, उनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते थे, जो 13% थे। और बाकी जो 5% तमिल्स थे, दे वर केम फ्रॉम इंडिया एंड settled down there during the colonial period। इनको हम इंडियन तमिल्स के नाम से जानते थे। तो 2 तरीके के तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स जो 13% थे, दूसरे तमिल इंडियन तमिल्स जो 5% थे। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन लोग वहां क्यों और कैसे पहुंचे, जो वहां पे रहे और वहां की उनको सिटीजनशिप दी गई। हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में भी थे, श्रीलंका में भी थे। तो जब जब श्रीलंका के अंदर अंग्रेजों को, चाहे वो फार्मर्स की जरूरत पड़ी या लेबरर्स की जरूरत पड़ी या वर्कर्स की जरूरत पड़ी, तो बहुत सारे लोगों को भारत से ही वो ले जाते थे और वहां पे काम पर लगाते थे श्रीलंका के अंदर। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड thousands of people were by forced brought to the country of Sri Lanka। तो by force I mean जबरन उनको भारत से श्रीलंका ले जाया गया था किसी काम के लिए, और वो वहीं के वहीं रहे। देश आजाद हो गया, भारत भी आजाद हो गया, उनकी एक जेनरेशन भी चेंज हो गई, नेक्स्ट जेनरेशन वहां शुरू हो जाती है, और फाइनली वो लोग वहीं रह जाते हैं। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कैसे एक्सेप्ट करती, और इस तरीके से वो वहीं पे उनको नागरिकता दी जाती है और वो इंडियन तमिल के नाम से वहां जाने जाते हैं। तो ये सब किस लिए हुआ था? अंग्रेजों की वजह से हुआ था, अंग्रेज उनको वहां कामकाज के लिए ले गए थे। बाकी नेक्स्ट जो थे, जो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे, वो ज्यादातर नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में थे, श्रीलंका का नॉर्दर्न और ईस्ट पार्ट में, आई मीन उत्तरी और पूर्वी इलाके में ज्यादातर श्रीलंकन तमिल्स रहते थे। और जो सिन्हाला लोग थे वो ज्यादातर बुद्धिस्ट थे, उनका धर्म जो था बुद्धिज्म था। और जो तमिल्स थे उसमें 2 तरीके के लोग थे, सम आर मुस्लिम्स एंड मैनी ऑफ देम वर हिंदूज। टोटल 18% ही हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ हिंदूज थे। इसके अलावा 7% लोग जो थे वो क्रिश्चियंस थे। इन क्रिश्चियंस में दोनों ही तरीके के लोग थे, कुछ तमिल्स भी थे और कुछ सिन्हालाज भी थे। तो हमने इस तरीके से क्या देखा कि 74% सिन्हाला स्पीकिंग एंड 74% क्या थे? सिन्हाला स्पीकिंग थे। 18% लोग तमिल स्पीकिंग थे, बट 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% इंडियन तमिल्स थे। इसके अलावा 7% लोग जो थे वो क्रिश्चियंस थे।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंका। अब देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर फिर कैसे और किस तरीके से वहां पे सत्ता का बंटवारा किया गया था। तो बेल्जियम की तरह, जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा कि डच कम्युनिटी न्यूमरिक मेजॉरिटी थी and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the communities further. जैसा हमने देखा कि डच कम्युनिटी वहां पे मेजॉरिटी में थी और वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पर जुल्म करती थी या उनको फोर्स करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी श्रीलंका के अंदर भी सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा संख्या में थी, इसीलिए वो बड़ी मेजॉरिटी या बहुसंख्यक होने की वजह से फोर्स करते थे जबरन, या उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे, दबाव डालते थे या उनको दबा के रखते थे अदर लोगों को, चाहे वो तमिल्स थे या वो क्रिश्चियंस थे। तो मेजॉरिटी की वजह से लोग जो थे वो डोमिनेंट होके रहते थे श्रीलंका में भी, सिमिलरली बेल्जियम के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर नंबर इन मेजॉरिटी। अब देखते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका ने किस आधार पर इन मेजॉरिटी ग्रुप्स को सत्ता दी थी। सो एज वी सी दैट, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका जो था 1948 में आज़ाद हो गया था और आज़ादी के बाद जो था वहाँ पे डेमोक्रेटिक चुनाव कराए गए, और जब डेमोक्रेटिक चुनाव हुए तो हमारे देश में, जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, सभी को राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, सारे अधिकार, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स थे, चाहे वो सोशल राइट्स थे, इकोनॉमिक राइट्स थे, सारे राइट्स बराबर तरीके से दिए गए थे। बट यहाँ पे उन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने मेजॉरिटेरियन बनाया। आई मीन जो मेजॉरिटी में है उसको सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने 1956 में एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, और उस कानून के अंदर कुछ प्रोविजंस रखे थे। वो प्रोविजंस क्या थे, वी विल सी दिस। वो प्रोविजंस थे कि सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज होगी, बाकी लैंग्वेज को कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी, दे विल इन फेवर ऑफ द सिन्हाला। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज या नीतियां बनाएगी वो सारे किसके फेवर में बनाएगी, सिन्हालास कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, शिक्षा में हो, रोजगार में हो, सभी में सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू अदर पीपल। इसके अलावा उन्होंने एक और प्रोविजन बनाया कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, कि जो स्टेट है, जो देश है, वो सिर्फ किस धर्म की रक्षा करेगा या प्रोटेक्शन करेगा, सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन की। जो लोग बुद्धिस्ट हैं उन्हीं को ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बाकी लोगों के धर्म को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। सो दीज वर द रूल्स विच वर मेड अंडर दिस एक्ट इन 1956। और इन सारे रूल्स को देखकर हमें साफ साफ नजर आता है कि ये सारे ही रूल्स, ये सब किसके फेवर में है, सिन्हालास कम्युनिटी के फेवर्स में है। तो ऑब्वियसली अगर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में कोई भी देश कानून बनाएगा या नीतियां बनाएगा, तो अदर जो लोग हैं, जो अदर धर्म या भाषा के बोलने वाले हैं, तो दे फील डेप्राइव्ड, और वो ऑब्वियसली अपने लिए आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दे फील एलिनेटेड। बाकी लोग जो थे तमिल्स, वो एलिनेशन फील करने लगे कि आई मीन बेगानापन, अपने ही देश में रहते हुए उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और उनके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, और सारे जो देश के पावर्स में हिस्सेदारी थी वो सारी सिन्हालास कम्युनिटी की थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी आवाज उठाने शुरू कर दी। उन्हें जब इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, इक्वल राइट्स चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स थे वो उनको नहीं दिए गए, इसके अलावा उनको दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको कोई भी इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इनटू गेटिंग जॉब्स, ना उनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, दे वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ना उनको किसी भी तरीके के समान अवसर दिए गए, उनके सारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। सो इन सारे इग्नोरेंस की वजह से, या यू मे से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, देयर वाज अ टसल, या आप कह सकते हैं
कि वहां पे जो था एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई शुरू होती है किसके बीच में? सिन्हालाज और तमिल कम्युनिटीज के बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। और श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अपने लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दी। अपनी पहचान के लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, हमें भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी जाए इन गेटिंग एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स। जो चीजें उनके लिए नहीं दी गई थी उन सारी चीजों को उन्होंने डिमांड किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें ये सारी चीजें नहीं दे सकती तो दे शुड गिव अस ऑटोनोमस स्टेटस। ऑटोनोमस स्टेटस कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए स्वायत्ता की मांग की कि अगर गवर्नमेंट हमें इक्वलिटी नहीं दे सकती, समानता नहीं दे सकती, तो हमारे लिए एक ऐसा एरिया क्षेत्र बना दिया जाए अलग से, दैट शुड बी अंडर द कंप्लीट पावर ऑफ दैम, कि जो उनके ही जुरिस्डिक्शन के अंदर आए, उनके ही अधिकार क्षेत्र के अंदर आए, जहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन वो सारा वो खुद करेंगे। सो इस तरीके से उन्होंने सारी चीजें की, बट तमिल गवर्नमेंट ने जो था उनकी सारी डिमांड्स को डिनाई कर दिया। और जब गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया तो उन्होंने अपने लिए एक पार्टी बनाई या एक ग्रुप बनाया जिसको LTTE कहते हैं। LTTE यहाँ मेंशन नहीं है बट यू मे नोट डाउन दिस। LTTE इसको हम कहते हैं लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको टाइगर्स के नाम से कहा जाना जाता था और सिन्हालीस को लॉयन के नाम से जाना जाता था। शेर एक सिंबल था वहां पे। तो इन्होंने कहा कि हमें आजादी दे दी जाए और हमारे लिए एक अलग देश बना दिया जाए। सो उन्होंने LTTE ग्रुप बनाया 1980 के अंदर और अपना ग्रुप के जरिए उन्होंने अपने लिए एक आंदोलन शुरू किया। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, पूरे देश में फैलता चला गया और ये सिविल वॉर के अंदर चेंज हो गया, गृह युद्ध होने लगा जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। बहुत सारे लोग मारे गए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे देश की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। जैसे कि हम जानते हैं लोग जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो आग लगा देते हैं, बसेस में आग लगा देते हैं, शॉप्स को जला देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी एट्रोसिटीज देश के अंदर हुई जिसमें लोगों का, सरकार का, दोनों का ही एक बड़े स्केल पर नुकसान हुआ। और बहुत सारे लोग तो रिफ्यूजीज बन के, बहुत सारे लोग तो घबरा गए या डर गए, तो उन दे हैव टू लीव देयर ओन कंट्री। उन्हें अपना देश भी, अपनी लाइवलीहुड सब छोड़ छाड़ के दूसरे इलाकों में जाके बस गए। तो हमने देखा बहुत सारे लोग तो वहां रिफ्यूजीज बन गए, शरणार्थी बन के दूसरे इलाकों में जाके अपनी जान बचाकर चले गए। सो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ की जातीय बनावट है और कैसे वहाँ पे सत्ता का बंटवारा किया गया और कैसे सत्ता में भेदभाव किया गया, और जिसकी वजह से वहाँ एक गृह युद्ध चलता रहा और गृह युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों को हर तरीके का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद आज भी ये गृह युद्ध किसी न किसी फॉर्म में श्रीलंका के अंदर बना हुआ है। बहुत सारी चीजें अभी भी वहाँ की गवर्नमेंट ने तमिल लोगों को नहीं दी हैं, जिसकी वजह से they always have a war with the government। इसीलिए तमिल लोग वहां पे सरकार के साथ हमेशा कोई ना कोई तरीके से एजिटेशन या प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो दिस इज होल स्टोरी रिलेटेड टू द श्रीलंका। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी कम ऑन अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हमने जैसे कि बेल्जियम की स्टोरी तो पढ़ ली थी कि क्या क्या था वहाँ, लेकिन अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने भेदभाव जरूर किया और बेल्जियम ने भी वहाँ पे कम संख्या वालों को लोगों को कम अधिकार और ज्यादा वालों को ज्यादा अधिकार दिए। लेकिन जल्दी ही बेल्जियम ने क्या किया, अपनी समझदारी दिखाई और बेल्जियम ने अपने देश में बदलाव किए और बहुत सारी चीजें जो उन लोगों को नहीं मिलती थी उन्हें दे दी गई जो लोग इन चीजों से डेप्राइव्ड थे। तो हम देख सकते हैं कि बिटवीन 1970 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने अपने संविधान को 4 टाइम्स अमेंड किया। अमेंड कहते हैं चेंज किया। इन ऑर्डर टू हैव इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो सभी लोगों को बराबर का दर्जा, बराबर का हिस्सा, बराबर की सत्ता में साझेदारी दी जाए, इसके लिए बेल्जियम ने अपने देश के संविधान को 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार चेंज किया
और उन सारे चेंजेस के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में ऐड की जो कि पहले नहीं थी। लेट देम सी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने पहला प्रोविजन क्या रखा कि चाहे वो डच स्पीकिंग होगा चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग होगा, उन दोनों ही स्पीकिंग को बराबर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? केंद्र सरकार के अंदर, जो कि पहले नहीं था। दूसरा उन्होंने क्या चेंज किया, पहले वहां सिंगल कम्युनिटी ही डिसीजन मेकिंग में काम करती थी, लेकिन अब वहां पे बराबर का हिस्सा दोनों भाषा के लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट, many powers of the central government have been given to the state government of two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. I mean, पहले सारे powers जो थे they were in the hands of the central government only. केंद्र सरकार के हाथ में होती थी, स्टेट गवर्नमेंट को हर तरीके से डिपेंडेंट रहना पड़ता था केंद्र सरकार पर। लेकिन अब उन्होंने केंद्र सरकार को भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए और कहा कि अब स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों के लिए केंद्र सरकार पे सबऑर्डिनेट होके नहीं रहना पड़ेगा, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट को सत्ता दे दी गई जो कि पहले बहुत कम थी। ब्रसेल्स, जो हमने देखा कि वहां की कैपिटल थी, ब्रसेल्स के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। दोनों मीन्स डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाने के बाद एक और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ऐड की अपने संविधान के अंदर जो कि पहले नहीं थी। दैट वाज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार के नाम से जानी गई। जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, वहाँ क्या कहा गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार, जो कि विलेज स्तर पर बनाई जाती है। तो इस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। इसमें अंदर ये रखा गया कि ये गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी इसमें सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही बनाएंगे, चाहे वो डच होंगे, फ्रेंच होंगे या जर्मन स्पीकिंग होंगे, और वो कहीं भी रहते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So these were the points which were added after amending the constitution of Belgium, so that all the people living there, whether they belong to French speaking, Dutch speaking, German speaking, they should have equal representation at the central level as well as the state level, and the civil war can be avoided. इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बेल्जियम ने अपनी समझदारी दिखाई और कैसे वहाँ के लोगों को शांत किया और कैसे वहाँ के लोगों को बराबर का हिस्सा दर्जा दिया गया। इसी को बेल्जियम की समझदारी के नाम से जानते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेल्जियम की समझदारी क्या थी, आप एक्सप्लेन कीजिए। सो ये हमने देखा कि बेल्जियम कैसे अपने देश का सत्ता का बंटवारा किया। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये सत्ता का बंटवारा होना ही क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, और नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमने देखा नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि अगर जहां जहां सत्ता की साझेदारी नहीं हुई या भेदभाव के आधार पर हुई तो वहां वहां क्लैश या वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नुकसान भी होता है, जनता का भी, सरकार का भी नुकसान होता है, और हमेशा देश में अशांति का माहौल बना रहता है। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। फिर भी हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हमने देखा कि समाज में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के, तो उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना बने, इसके लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस होगा, वायलेंस होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। आई मीन सरकार अपना काम धाम सही से नहीं कर सकती है, सरकार के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। ये सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो है, सेकेंड रीजन, deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing
लोकतांत्रिक देश के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एक लाइफ लाइन है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की। बिकॉज हम लोकतांत्रिक के जैसे कि डेफिनेशन के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं, तो हम सभी को पता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एंड इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें सभी को मालूम है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, और जनता इसमें होल एंड सोल होती है, और जनता को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो जहां जहां डेमोक्रेसी है होगी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होगी, वहां पावर शेयरिंग बहुत जरूरी होना चाहिए। बिकॉज ये तो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, आई मीन आत्मा है। लोकतांत्रिक सरकार में अगर समानता नहीं, इक्वालिटी नहीं, फ्रीडम नहीं, तो इट मीन्स वो डेमोक्रेसी है ही नहीं प्रॉपर वे में। वो तो फिर एक मोनार्किकल सिस्टम हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, राजा का शासन हो जाएगा, जहां राजा की मनमर्जी से डिसीजन लिए जाते हैं। सो डेमोक्रेटिक रूल जहां जहां होगा वहां पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। बिना पावर शेयरिंग के कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। लोकतांत्रिक सरकार जहां पे सभी का बराबर तरीके से हिस्सेदारी या पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। बिकॉज पावर शेयरिंग के बेस पर हम देश की कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, शांति का माहौल बना रहेगा, गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकती है, लोग लड़ाई झगड़ा कम होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म होती है तो कहीं ना कहीं जाके जनता का ही नुकसान होता है, हमारा खुद का नुकसान होता है। इसके अलावा तो ये सारे थे कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन हमेशा आता है बेटा एग्जाम में कि डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो था, किस क्या क्या इसके रूप हैं, किन किन तरीकों से पावर को, सत्ता को शेयर किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहला पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेट कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सत्ता को जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बांटा जाता है। जैसे वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, वी स्टडीड दिस थिंग एट द वेरियस लेवल इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने देखा कि सत्ता क्या, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका कहते हैं, दूसरी एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, तीसरी जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। और इन तीनों के ही कामकाज अलग अलग होते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव लागू करती है, जुडिशरी जो लोग कानूनों को नहीं मानते हैं उनको दंड देने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। इस तरीके के बंटवारे को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये बहुत सारे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में किया जाता है। इसके अंदर हमने देखा कि सरकार के विभिन्न अंगों के अपने अपने पावर डिसाइडेड हैं, जो अपना अपना काम करते हैं। कोई भी किसी के पावर में, कोई भी किसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक चेक एंड बैलेंस होता है। आई मीन अगर हमारी विधायिका कोई गलत कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसके ऊपर रोक लगा सकती है या उसको रद्द भी कराने का अधिकार रखती है। तो इसको हम चेक एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा है, जैसे हमने पढ़ा, ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड। हमने देखा कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जैसे कि जजेस जो थे वो एग्जीक्यूटिव के जरिए चुने जाते हैं। आई मीन ज्यादातर जजेस किसके हाथों चले जाते हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर भी उनको ये अथॉरिटी है जजेस को कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई गलत काम करता है, कोई गलत कानून बनाता है, तो उसके ऊपर वो रोक लगा सकते हैं। इसी सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सभी सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कामकाज हैं, लेकिन फिर भी अगर सपोज कोई भी सरकार का अंग गलत काम करता है तो उस पर दूसरा विंग अंकुश लगा सकता है, रोक लगा सकता है, जिसको हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। दूसरा है
पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पावर को हम विभिन्न स्तर पर बांटते हैं, सत्ता को विभिन्न स्तर पर बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के लिए बनी होती है, एक आपकी राज्य सरकारें होती हैं जो अलग अलग राज्यों के लिए होती हैं, जो पर्टिकुलर राज्य की देखरेख करती हैं, और आपकी एक तीसरी स्तर की भी गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, जो सबसे निचले स्तर पर होती है, जो कि गांव या रूरल एरियाज के लिए बनाई जाती है। बट ये तीनों ही गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से जो है मिलकर काम करते हैं, जैसे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है इसीलिए इंडिया के अंदर, बिकॉज के स्तर अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, लेते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, बिकॉज हमारे देश में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्य सरकार। हमारे देश में जब हमारा संविधान बना था तो दो स्तर की सरकारें थी, एक थी केंद्र सरकार, दूसरी थी राज्य सरकार। लेकिन जब हमें ये फील हुआ कि हमारे देश के रूरल एरियाज अभी भी बैकवर्ड हैं, जहाँ पे सरकार की पहुंच लिमिटेड है, जहाँ लोग सरकार को अप्रोच करने में इजी फील नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमारे देश में एक अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, जिसके तहत 1992 के अंदर हमने एक और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ऐड की देश के अंदर, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत गांव में सरपंच प्रधान के चुनाव किए जाते हैं, और जो टाउन एरियाज होते हैं वहां पे हम चेयरमैन या मेयर का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लेवल की गवर्नमेंट है, तीनों स्तर पर अलग अलग काम करती हैं, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स, और इसीलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में समझने के लिए कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में भी सत्ता को बांटा जाता है। कई ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं जिनको, दबाव समूह हम कहते हैं, जो कि अपने ही वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, दे वर्कड फॉर सोशली वीकर सेक्शंस। वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जो समाज में बैकवर्ड हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिन पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है, उनके लिए लड़ते हैं। उन्हें हम सोशल ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हो। तो हर देश में इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि दूसरों के वेलफेयर के लिए, समाज के इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, और ये सारे वीकर सेक्शंस के लिए लड़ाई करते हैं सरकार के साथ, और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, और उनको अधिकार दिलाने में उनकी मदद करते हैं, जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स जानते हैं, जो हर देश के अंदर होते हैं। जैसे कि सपोज आपने देखा नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने शुरू किया। मेधा पाटेकर है जस्ट सोशल एक्टिविस्ट लेडी, उसमें उसका क्या फायदा था, लेकिन उसने लड़ाई की नर्मदा बचाओ आंदोलन, आई मीन नर्मदा नदी पर जो बांध बनेगा उसने उस पर स्टे लिया। उसने कहा कि गवर्नमेंट जब तक यहाँ के लोगों को जो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, इनको घर बार छोड़ना पड़ रहा है, जब तक कि उनका सॉल्यूशन नहीं कर देती, उनका मुआवजा नहीं देती, उनको रिसेटल नहीं कर देती, तब तक सरकार बांध का काम नहीं शुरू करा सकती। तो उसने इस तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया, उसके साथ बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और फाइनली वो उन लोगों को अधिकारों को दिलाने में, जो वीकर सेक्शन थे, कमजोर लोग थे, जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, उनकी मदद करने में वो बहुत हद तक सफल हुई। और फाइनली जो है गवर्नमेंट को, जो हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स आए गवर्नमेंट के लिए, वो यही आए कि सरकार पहले इनको रिहेबिलिट करे, जिसका जो भी नुकसान है पहले उसकी भरपाई करे, उसको रिहेबिलिट करे, उसके बाद में बांध का काम शुरू किया जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज के वीकर सेक्शन के लिए लड़ते हैं और दूसरों के लिए, दूसरों के इंटरेस्ट को लड़ते हैं, उनको अधिकार दिलाते हैं। वो ग्रुप्स चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, या कोई आंदोलनकारी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट दे नॉट ओनली fought with the government for only their interest, but they fought this for the other people's interest। ये दूसरे लोगों के लिए लड़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। और ये इतने इतने एक्टिव होते हैं कि ये सरकार को उनके डिसीजन चेंज कराने में काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहते हैं। सरकार को अपने डिसीजन भी चेंज करने पड़ते हैं अगर ये पूरी तरह पार्टिसिपेट करते हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्म्स ऑफ
गवर्नमेंट, हमने देखा कि पहला क्या था कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा करना। दूसरा था सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा करना। पहला था सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा, दूसरा था विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, तीसरा था जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में सत्ता का बंटवारा करना। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, और अभी भी क्लियर नहीं है तो यू जस्ट गो थ्रू दिस बुक लाइन टू लाइन, एक बार फिर भी पूरी बुक को गो थ्रू कीजिएगा, देन ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। तो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज कंप्लीटेड एंड दीज आर द क्वेश्चंस। ये आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये एमसीक्यूज हैं, इनको भी बनाना है। इसके अलावा आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।